जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रदेव पांडे आर्गनी बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, या कहिए कि मिडिल पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जिनकी स्टडी हमने कॉटन एंड विल्किंसन राइटर से किया है। विल्ली एंड वाइज फॉरेन ऑथर पब्लिशर है। और दूसरी हमारी जो है वो है सिलेक्टेड टॉपिक्स ऑफ मदान, यहां से लिया गया है। सिलेक्टेड टॉपिक्स ऑफ मदान वाहिद मलिक जीडी तुली एंड आरडी मदानी एक्सचेंज पब्लिकेशन से लिया गया है। और कुछ एनसीईआरटी की टिप्स हैं। तो आइए समझते हैं और पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं अध्ययन का डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है। तो ये टेबल बनी हुई है टेबल 8.2। टेबल 8.2 इसको ध्यान से आप देखिए। तो स्कैंडियम से शुरू होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये आपका निकिल है, और कापर, जिंक तक है। तो पहला है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। टेबल 8.2 में जाइएगा, 8.2 में। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो Mn का यहां से 326, 476, 515, 397, 281 Mn का कम हो गया है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर होगा कि Mn का सबसे कम होता है, फिर आपका इंक्रीज करता है, उसके बाद में और कम होता है जिंक का। ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करें, अगर Mn और जिंक में से ऑप्शन देगा तो Mn ही देगा, Mn आपको टिक करना है। फिर आपका है डेल्टा H1 स्टार नॉट, डेल्टा H2 नॉट, डेल्टा H3 नॉट। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर्ट एटम और एलिमेंट। तो ये डेल्टा H1 फर्स्ट दी हुई है, फिर सेकंड दी हुई है, फिर थर्ड दी हुई है, हमने लिख लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट हमने नोट किया है। तो अगर आप देखिए तो Mn का सबसे ज्यादा है, फर्स्ट भी ज्यादा है, सेकंड भी ज्यादा है, थर्ड भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन जो है D5 सिस्टम के लिए कर रहा है। D5 सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। D5 सिस्टम आप बना लीजिए यहां पर, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है। इन पांचों इलेक्ट्रॉन में हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकल सकते। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn D5 सिस्टम इज हाईएस्ट है। उसके बाद मेटेलिक रेडियाई अगर आप देखें तो मेटेलिक रेडियाई डिक्रीज करती जा रही है। देखिए 164 थी, 147 हो गई, 135 हो गई, 129 हो गई। फिर देखिए Mn का बढ़ जा रहा है, Mn की थोड़ी सी बढ़ गई है, फिर डिक्रीज करती करती फिर लास्ट में इंक्रीज कर गई है। तो वेरिएशन पाया जाता है, मेटेलिक रेडियाई में वेरिएशन पाया जाता है। आयनिक रेडियाई कह लीजिए, मेटेलिक रेडियाई कह लीजिए, तो इसमें वेरिएशन पाया जाता है। फिर डेल्टा H0 पोटेंशियल वोल्ट में है। तो इधर देखिए सब माइनस में है, सब माइनस में है। -1.18, 0. -0.90, -1.18, -0.44, -0.28, -0.25 माइनस। और यहां पर देखिए कॉपर वाले केस में जब डेल्टा H0 की बात करते हैं तो यहां पर प्लस में आ जा रही है, +0.34, ये बढ़ गई है। देखिए तो कॉपर के केस में डेल्टा H0 E0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाती है, फिर नेगेटिव जिंक की आ जाती है। तो इस सीरीज से हमको क्या पता चलता है जो समरी है वो हमने लिख रखा है। पहला है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डेल्टा H1 नॉट इंक्रीजेज, डेल्टा H1 नॉट इंक्रीज करती है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। कहां से? स्कैंडियम से जिंक तक। और डेल्टा H0 भी थोड़ी सी, डेल्टा H2 नॉट भी थोड़ी सी बढ़ती है,
लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन डज नॉट सील्ड अनदर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन को आउटर इलेक्ट्रॉन जो है इनर इलेक्ट्रॉन को सील्ड नहीं करता है। सील्डिंग क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये इलेक्ट्रॉन लेयर है के एल एम, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का लेयर है। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले हैं ये इनर को सही से सील्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बढ़ रहा है। अब यहाँ पर D5 सिस्टम, चाहे Mn+2 ले लीजिए चाहे Iron+3 ले लीजिए, दोनों D5 सिस्टम है, तो इनके केस में वेरिएशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। कहां पर? टेबल 8.2 में जो कुछ भी आपको एनसीईआरटी में लिख के उसने समझाया है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के कारण होता है। न्यूक्लियस हमारा जो होता है सॉलिड टाइप का है, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है। डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन जैसे भरते जाएंगे D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से भी डेल्टा H नॉट और डेल्टा H नॉट 1 डेल्टा H नॉट 2 यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या करती है? इंक्रीज करती है। और एक्सचेंज एनर्जी, इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से स्टार्ट होती है? +2 से स्टार्ट होती है, +2 होती है, +3 होती है, +4 होती है, +5 होती है, +6 होती है, +7 होती है, +8 होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तो नहीं होती है, +7 तक होती है। तो अगर आप देखें तो TiX4 बना रहा है, तो टाइटेनियम +4 यहां पर बना रहा होगा, बोलिए। यहां पर वेनेडियम +5 बना रहा है, यहां पर क्रोमियम +6 बना रहा है, यहां पर Mn+4 बना रहा है। तो MnX4 C क्रोमियम F6 MnF6 MnF4 और FeF2। यहां पर देखिए Iron+2 भी जा रहा है, Iron+3 में जा रहा है, और कोबाल्ट +3 में भी जा रहा है, और निकेल +2 में ही जा रहा है, कोबाल्ट +2 में भी जा रहा है, जिंक +2 में ही जा रहा है, कॉपर +1 में, कॉपर +2 में जा रहा है। कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि D9 सिस्टम जहां टेलर डिस्टार्शन शो करता है, इसलिए कॉपर भी ऐसे बनाते हैं हैलाइड। तो ये भी फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स की भी एक टेबल आपके इसमें बुक में दी गई है, तो वो बुक की हम बात कर लेते हैं। तो ये हैलाइड्स की जो टेबल दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स 8.5, ये तो 8.4 हो गया, 8.2 हो गया, 8.5 टेबल पर भी हैलाइड्स के फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी दे रही है। तो यहां पर अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है तो आप हैलाइड्स आराम से बना लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स पे आते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स के लिए जो टेबल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, ये जो है 8.6 पे दी हुई है, 8.6 पर। तो 8.6 टेबल पर आप देखेंगे तो यहां पर MnO3F बना रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है। ये आपसे पूछेगा कि MnO3F इंजेक्टेबल है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि Mn यहाँ पर +7 में है, क्योंकि ऑक्सीजन -6 हो गया और आयरन -1, तो -6 इसका और -1, तो इसका क्या हो गया? टोटल Mn का +7 हो गया। वेनेडियम का अगर देखें तो -3 यहां से हो गया, -2 यहां से, तो टोटल कितना हो गया? +5 हो गया। इसका निकालिए, +4 आ जाएगा। तो आयरन +2 +3 +4 में एग्जिस्ट कर रहा है। Mn +7 तक जा रहा है, Mn +5 तक भी जा रहा है। यहाँ पर 2x - 14 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर Mn2O7 में भी आयरन मैग्नीज +7 में जा रहा है, टाइटेनियम प्लस किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है, वेनेडियम +2 बना रहा है। Fe2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट पिछले साल यूपी बोर्ड में पूछा गया था, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। 2x - 6 = 0, तो 2x = 6, तो x = 3। तो यहाँ पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe2O3 कोरोजन बनाता है, संचरण जिसे बोलते हैं कोरोजन बनाना,
रस्टिंग ऑफ आयरन BO2 पॉजिटिव में इजिस्ट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स पे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन किसमें एग्जिस्ट करेगा। तो आप वहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कल हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, क्रोमियम की +6, मैग्नीज की +7, वेनेडियम की +5 होती है मैक्सिमम, आयरन की +2, +3, +4, +6 भी एग्जिस्ट करती है, +4 नहीं एग्जिस्ट करती है, और कॉपर की +1, +2 जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरे टेबल का स्क्रीनशॉट आप चाहे ले सकते हैं। और +2 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एटमाइजेशन। +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हाइलाइट्स और ऑक्साइड +2 से लेकर के +3, +4, +5, +6, +7 तक बनाते हैं। लेकिन इसी में FeCO5 और NiCO4 यहाँ पर मेटल कार्बोनिल्स की बात की गई है, मेटल कार्बोनिल्स की बात की गई है। तो मेटल कार्बोनिल्स की अगर बात करें तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है, CO सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है। तो यहां पर इसको हम पढ़ेंगे किसमें, इसको हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो एक बार हम फिर से समरी कर लेते हैं चीजों को। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर आप देखा जाए तो मैग्नीज Mn का सबसे कम होता है, ΔH1, ΔH2, ΔH3, तो Mn से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। ई नॉट पोटेंशियल की बात करें तो सबकी निगेटिव होती है, सिर्फ कॉपर की क्या होती है 0.34 यानी पॉजिटिव में होती है, और इधर वाले ज्यादा आपके रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करते हैं, और ये रिड्यूसिंग पावर शो करता है। जितना प्लस रहेगा, किसी चीज का प्लस रहेगा वो रिड्यूसिंग, और माइनस रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा। कल भी हमने लास्ट क्लास में बताया था। और ये ई नॉट पोटेंशियल की बात हो गई। उसके बाद ΔH1, ΔH2, ΔH3 क्यों इंक्रीज करती है, ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सील्ड करते नहीं है, ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन डज नॉट सील्ड अनदर इलेक्ट्रॉन। और Mn और आयरन, Mn+2 आयरन +3 का D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शो करता है, इसलिए ये ΔH1 नॉट, ΔH2 नॉट, ΔH3 नॉट इंक्रीज करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +6, +7 तक एग्जिस्ट करते हैं। तो आई थिंक कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पढ़िए और इसको पढ़ते जाइए, इसके टेबल को आप छोड़ के मत जाइए, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछा जाने वाला है। तो मैं होप करता हूं, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, शक्ति, विक्रमन, निको, फीको, जिंक, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में जाकर के आप एक बार फिर से देखें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो भी फ्री में। और आप पढ़िए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर, पूरा एंजॉय लीजिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं और चीजें बताने वाला हूँ, इसके बाद में बने रहिए लास्ट तक। अगर आपको चीजें आ रही तो पॉज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए, डी ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 3 तरीके की होती है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक यन है, एक यस है, एक यन पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इसके बीच में अगर कोई एलिमेंट हम लेकर के जाते हैं, तो लेकर के गए और ये एलिमेंट अट्रैक्ट हुआ नॉर्थ और साउथ के बीच में, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर अट्रैक्ट होता है, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और अगर रिपेल हो रहा है
रिपेल हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, जैसे आयरन हमारा होता है। तो ये 3 केसेज होते हैं। यहाँ पर अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो टेबल 8.7 में अगर आप देखेंगे तो स्कैंडियम प्लस 3 यहाँ पर दिखाया गया है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है D1s2 होता है। स्कैंडियम प्लस 3 करेंगे तो D0 हो जाएगा। तो यहाँ पर D0 है तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इसमें क्या हम लेके चले, ये डायमैग्नेटिक ही हो जाएगा क्योंकि 0 0 सब हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करती। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटान, Bm बोहर मैग्नेटान। तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखिए। यहाँ पर 0 है। टाइटेनियम +2 देखिए तो स्कैंडियम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम +2 और टाइटेनियम +3 की बात करें तो स्कैंडियम टाइटेनियम ये होता है D2s2 और +2 करेंगे तो D2 सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +3 होना चाहिए था, इस वाले को +3 कर लीजिए, +3 और यहाँ पर +2 कर लें। तो +3 कर लेंगे, अगर +3 कर लेंगे तो D1 सिस्टम हो जाएगा और +2 करेंगे तो D2 सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर D1 सिस्टम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। D2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब फिर वेनेडियम +2 लिया गया है, वेनेडियम +2 D3 सिस्टम जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ पर वैल्यूज लगाइए, √2 अगर आ रही है तो 1.73 होता है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा फिजिकल वाले केस में, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो वहां पर √2, √3, √4, √5, √6, √7 कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने लॉग सब कुछ वहां पे बता रखा है। तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर के वहां पर आप फिजिकल वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.73। तो ये आएगा, इसके D1 के लिए अगर लगाएं तो ये हो जाएगा 1 और 1 + 1 तो ये हो जाएगा √2। तो √2 की वैल्यू आ जाएगी 1.73, तो इसलिए इसका 1.73 आया है। अगर D2 सिस्टम है तो ये D2 सिस्टम के लिए आएगा √8 का 2.84 आएगा। अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, तो 3 है तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 2, तो 3 2 5 थे 15, √15 हो जाएगा। और √15 की वैल्यू होती है 3.87, तो ये 3.87 आएगा, यहाँ पर 3.87 लिखा जा हुआ है। अगर 4 हो गया तब 4 का 4.9 आएगा, अगर 5 हो गया तो 3.87 आएगा, क्योंकि √5 हो गया तो 35 बनेगा और 35 का 5.92 आएगा। तो ये ऐसे ही आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी। एक बार मैं Mn का चेक कर लेता हूँ, Mn का कितना दिया हुआ है। तो Mn का 5.92 यहाँ दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिए। 5.92 यहाँ है, 5.92 आएगा। Mn वाला कैलकुलेट करा लेता है। तो यहाँ पर Mn के लिए अगर देखेंगे तो √5 और 5 + 2 तो कितना हो जाएगा, 7 √35, तो 636 5.9 समथिंग बोहर मैग्नेटान होता है। ये आपसे कैलकुलेट करा लेता है, Mn + 2 का कैलकुलेट करा लेता है, इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिए। फिर आपका कापर का भी निकलवा लेता है, 1.73 होता है निकल का। फिर वही आपका इलेक्ट्रॉन क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 आपने कैलकुलेट किया, वही बोहर मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा
कि अगर किसी एलिमेंट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर वो शो कर रहा है तो उस पर एक फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो इस पर आप चलेंगे। तो यहां पर सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। यहां पर जो भी कैलकुलेशन हो रहा है स्पिन ओनली लगा रहे हैं। और अगर आप एफ ब्लॉक में जाएंगे तो स्पिन प्लस ऑर्बिटल ओनली, स्पिन प्लस ऑर्बिटल एफ ब्लॉक के लिए अलग चलता है, उसके लिए स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों को एक साथ कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर स्पिन ओनली फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करने के लिए मास्टर हैं ही, तो वो वैल्यू आप निकाल लेंगे, खटखट आप कर ले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल चीज है, इसको आगे बढ़ाते। तो आइए डी ब्लॉक की अनदर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं कलर ऑफ द कंपाउंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कलर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ कलर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली 3D सीरीज जो हमारी है ये कलर कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हमने बहुत सारे नाम लिख लिए, जैसे स्कैंडियम प्लस 3 को D0 दिखाया है, तो आप यहाँ स्कैंडियम लिखिए, तो स्कैंडियम का होता है D1s2, और स्कैंडियम प्लस 3 करेंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कलर क्या होगा? कलर जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर एनर्जी गैप्स होते हैं, ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, कैसे? ऐसे इस पर कोई हम एचन्यू डालते हैं, कोई चीज एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं होमो बोलते हैं, अनऑक्यूपाइड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, तभी जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो स्पिन बदल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो इसीलिए कलर आता है। किसी चीज में ट्रांजिशन होता है, तो ट्रांजिशन जब तक नहीं होगा, ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। और ट्रांजिशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन होगा तभी कलर आएगा। तो कलर अगर आपसे पूछता है क्यों आता है, तो आप बताएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये क्या है? कलरलेस है। तो स्कैंडियम प्लस 3 कलरलेस, टाइटेनियम प्लस 4 ये भी कलरलेस, क्योंकि इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद में ये देखिए D0 सिस्टम है, ये भी D0 सिस्टम है। D1 सिस्टम आ गया, टाइटेनियम प्लस 3 D1 सिस्टम होता है। तो टाइटेनियम प्लस 3 D1 सिस्टम है, ये पर्पल कलर का होता है। कितना अच्छा पर्पल कलर होता है भाई। फिर D1 सिस्टम, बैनेडियम का भी D1 ही सिस्टम है, लेकिन ब्लू कलर आता है, बैनेडियम ब्लू। याद कर लीजिए, बैनेडियम ब्लू। और उसके बाद बैनेडियम प्लस 3 में क्या चला जाएगा? ग्रीन चला जाएगा। तो प्लस 4 में ब्लू, प्लस 3 में ग्रीन, और प्लस 2 में वायलेट आ गया। उसके बाद में D3 सिस्टम क्रोमियम मैग्नीज, और क्रोमियम मैग्नीज जितने होते हैं ये सब वायलेट होते हैं। क्रोमियम और मैग्नीज ये याद कर लीजिए, ये सब वायलेट होते हैं, ये वायलेट कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं। तो क्रोमियम मैग्नीज के जितने भी कंपाउंड बनेंगे सब वायलेट कलर के बनेंगे। और एमएन आपका होता है D5 सिस्टम, एमएन पिंक कलर होता है। KMNO4 पढ़ा है? KMNO4 अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे बायोमेट्रिक एनालिसिस में, आयतनी विश्लेषण में, प्रैक्टिकल में जा करके देख लीजिएगा, पर्पल कलर लिया गया है। इसको हमने कराया है ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, मोहर साल्ट के साथ में, आयतनी विश्लेषण में टाइट्रेशन कराया है। तो ये पर्पल, इसको नाम है लाल दवा,
लाल दवा, ये पर्पल कलर का होता है भैया, तो ये पिंक होता है, पिंक, ये बड़ा ही मजेदार होता है। तो यमियन का पिंक ही बनाएगा, इसको याद कर लीजिए, कैसे भी ये पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ लेगा कि MnO4 का कलर क्या होगा, तो पिंक होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आयरन येलो, आयरन +3 में येलो, आयरन +2 में ग्रीन, तो ये येलो ग्रीन तो आना था। आयरन +2 जो होता है ग्रीन होता है, क्योंकि हमारा जो मोहर साल्ट है वो ग्रीन ही होता है। मोहर साल्ट जो होता है, मोहर साल्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, वो ग्रीन होता है, और वो +2 में ही होता है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो +2 से +3 में जब जाएगा तो येलो कलर दे देगा। कोबाल्ट आपका ब्लू होता है +2 में, +3 में पिंक होता है। निकिल ग्रीन ही होता है, ये निकिल जो हमारा ग्रीन कलर होता है, एक सबसे अलग टाइप का है। और ब्लू बिट्राल, कॉपर सल्फेट, CuSO4, CuSO4, इसको बोलते हैं ब्लू बिट्राल, नीला थोथा, नीला थोथा। तो ये हमारा ब्लू कलर का होता है, जैसे मैंने ये पहन रखा है ब्लू कलर का। और जिंक आपका होता है कलरलेस, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर देगा, जिसमें नहीं होंगे वो कलर नहीं देगा। एक बार फिर देख लेते हैं। आपका स्कैंडियम टाइटेनियम +3 +4 में D0 जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जिंक जो है कलरलेस हो जाएगा, जिंक में +2 पे ही कलरलेस हो जाएगा। D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फुल्ली फील्ड है तो कलरलेस हो ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं D1 सिस्टम में, अगर टाइटेनियम +3 है तो पर्पल होगा, D1 सिस्टम में वेनेडियम है तो ब्लू होगा, वेनेडियम ब्लू, वेनेडियम ब्लू +4। उसके बाद में वेनेडियम +3 ग्रीन होगा। उसके बाद जितने होंगे आपके वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब वॉयलेट कलर देते हैं, वॉयलेट याद कर लीजिए। एक साथ ही क्रोमियम मैग्नीज का वॉयलेट जाएगा। अब मैग्नीज में अगर +3 है तो वॉयलेट जाएगा, लेकिन +2 अगर है तो वो क्या जाएगा, पिंक जाएगा, KMnO4। तो +2 है या +7 है तो ये पिंक कलर देता है। और आयरन +3 येलो देता है, आयरन +2 क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। कोबाल्ट +2 +3 ब्लू और पिंक देता है। निकिल आपका ग्रीन सबसे अलग देता है। और D9 सिस्टम कॉपर आपका ब्लू देता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट आपका नीरस होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो कलर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, थोड़ा थोड़ा याद करने की टेक्निक, आप ट्रिक अपने आप से बनाइएगा। वैसे मैं एक ट्रिक लेके आऊंगा बहुत जल्द ही, तो आप वीडियो बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका लास्ट पॉइंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में डिस्कस कर, ये आपको लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास हैं डी ब्लॉक के। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो कौन कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डी ब्लॉक मेटल्स, तो FeCN6 3 नेगेटिव बनाता है। इसको अगर हम सही से इसमें मेटल जोड़ दें, 3 के पॉजिटिव अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा K3FeCN6, ये हो जाता है न्यूट्रल। और इस पर अगर हम पोटेशियम ऐड कर रहे हैं +4K पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा K4FeCN6। तो ये बहुत ही, यही तो जहर है, यही जहर है। इसका आज तक स्वाद कोई नहीं बता पाया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका स्वाद लिखा था सिर्फ एस फॉर स्वीट लिखें कि श्योर लिखें, साइंटिस्ट लिख के खत्म हो गया। अब PtCl4 2 नेगेटिव बनाता है, यहाँ पर K2 अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा K2PtCl4, ये भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कॉपर जो है +2 स्टेट में ही रहता है, तो कॉपर के अमोनिया के साथ ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। कुछ मेटल कार्बोनिल्स बनाते हैं, मेटल कार्बोनिल्स, कुछ मेटल कार्बोनिल्स बनाते हैं, FeCO5, Fe2CO9, Fe3CO12, Mn2CO10, MnCO5 ये बनाते हैं, NiCO4 ये बनता है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल कार्बोनिल बनाते हैं जो हम
नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन खूब करते हैं क्योंकि स्मॉल साइज होते हैं, ये स्मॉल साइज होंगे और स्मॉल साइज के होने वजह से मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। और जो कंपाउंड बनते हैं वो या तो ऑक्टाहेड्रल बनते हैं और या तो स्क्वायर प्लेनर बनते हैं। तो दो तरीके से कंपाउंड बनते हैं, या तो ऑक्टाहेड्रल बनेंगे या स्क्वायर प्लेनर बनेंगे। इसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो बहुत अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है उत्प्रेरण की रिएक्शन की रेट को घटा देता है या बढ़ा देता है। तो वैनेडियम यूज होता है कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 के फॉर्मेशन में। H2SO4 का अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, और कांटेक्ट प्रोसेस में वैनेडियम यूज होता है। निकेल और पीटी आपको मालूम ही है हैबर प्रोसेस में यूज होता है अमोनिया के फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ NH3, अमोनिया के फॉर्मेशन में आपका पीटी यूज होता है। तो ये क्या देते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन को सरफेस देते हैं और इनका कोई यूज नहीं ज्यादा, ये रिएक्शन के बाद में एज इट इज रह जाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चैनल पे आने वाली है, ये बार बार रिक्वेस्ट आपसे है, ठीक है। और इसके बाद में है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं इनको समझ लीजिए। ये जैसे कि हमारे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं, उनके बीच में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स जाके ट्रैप हो जाते हैं। जैसे उन उंगलियों के बीच में ये जाके ऐसे फंस गया या इसके बीच में जाके ऐसे फंस गया तो ट्रैप हो गया। तो ट्रैप हो जाना तो वो कंपाउंड बनाते हैं, वो बहुत स्टेबल, उनकी कुछ प्रॉपर्टी, वो हार्ड होते हैं ट्रैप होकर के। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं हार्ड होते हैं, हाईली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होती, कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं और इनर्ट होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन तक स्टेबल रहेंगे। तो इसमें टीआईसी का नाम आपने सुना होगा। टीआईसी जो पेन की नीब होती है, पेन की जो नोक होती है वो आपकी टीआईसी की बनी होती है। WIC और टीआईसी, ये जो पेन की नोक है ये टीआईसी। कितना भी लिखते जाओ, 10,000 किलोमीटर लिखो, लेकिन ये गिरती नहीं है, इसमें छर्रा नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बना हुआ है और इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं। तो ये टीआईसी और WC से मिलके बना होता है आपका पेन का निब, जो आप बाल पॉइंट पेन यूज करते हैं। Fe3H Mn4n। तो आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। फिर लास्ट है कि एलॉय फॉर्मेशन। तो ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय क्या होते हैं, जब 2 से 3 4 धातुओं को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है। जैसे घंटा जो हमारा बनता है, गन मेटल है, तो यहाँ पर क्या है, ब्रास कैसे बनता है, कॉपर और जिंक को मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे कॉपर को ले तो कॉपर हल्का रहेगा, जिंक भी हल्का ले, दोनों मिला दे तो भारी हो जाता है। ऐसे ब्रॉन्ज जो होता है, कॉपर और टिन को मिला देते हैं तो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्रॉन्ज में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में कौन से होते हैं, कॉपर और टिन। तो ये तो कई कंपटीशन में पूछा जाता है। एलॉय जो होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। रेलवे में है, SSC में है, नीट में है, नेट में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने बहुत सारी सीरीज के बारे में हमने डिस्कस किया है और NCERT को लाइन बाय लाइन हमने पढ़ने की कोशिश की है। तो NCERT ये हमारे हाथ में है और हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आज डी ब्लॉक को स्टार्ट किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट किया है और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। उसके बाद में हमने इसमें पढ़ा ट्रेंड E0 वैल्यू पढ़ा, केमिकल रिएक्टिविटी हमने पढ़ लिया और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया और इंडेक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने लगभग कर लिए हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की पूरी सीरीज पढ़ लिया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ लिया और फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप 12th में हैं तो आप बड़े इंजॉय के साथ, च्वाय के साथ आप पढ़िए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए
अभी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एफ ब्लॉक बचा हुआ है, जिसको मैं इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करूंगा 12th का सिलेबस। और जो बच्चे 11th वाले देख रहे हैं उनको बता दूं कि 11th के बहुत अच्छी अच्छी चीज आने वाली हैं। और जो बच्चे नेट के देख रहे हैं उनको बता दूं कि नेट का पूरा पैटर्न विद इन 10 डेज ऑल सिलेबस नेट में अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और CSIR नेट का पूरा सिलेबस आपका चलेगा 6 मंथ का। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पेन भी चलाते रहिए। माँ बाप के सपनों को पूरा किए, साकार किए। हमारा बच्चा 95 प्लस लेके आएगा, बिल्कुल वादा है। 95 प्लस का अगर आपका टारगेट है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। 95 से कम का टारगेट है तब भी जुड़े रहिए, क्योंकि कम होगा तब भी हम 95 प्लस लेके चले आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।